तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहां से हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 200 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सारे बच्चे लगाते चलना आंसर और लास्ट में बताना आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है कि बातचीत पाठ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको भी पता होगा कि बातचीत जो पाठ है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का ललित निबंध है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे लगाते चलिए आंसर और सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा हमारे सामने। बता दो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस युग के निबंधकार थे। तो आप लगाओगे भारतेंदु युग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है तब आप आधुनिक काल लगा देना, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा हमारे सामने। ये 200 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, इसलिए सारे बच्चे इसको याद कर लेंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल करा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बता दो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने फोर्थ नंबर सवाल। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, बताएंगे आप लोग। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, लगाएंगे सभी बच्चे। तो आप सभी को पता होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, फिफ्थ नंबर सवाल का, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो बातचीत से हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कोई भी बात मन में चल रहा हो, उसको बाहर अगर निकाल के एकदम बात कर लेते हैं तो एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है मन, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब सिक्स नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बता दो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो 2 लोगों के बीच हो सकती है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके जी, याद रखिएगा। और बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह भी आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, ये रहा हमारे सामने 7 नंबर सवाल का रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बताओ आप लोग, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो सभी बच्चों को पता होगा 16 वर्षों तक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। और 20 जुलाई कब बच्चा पार्टी, तो 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, तो निधन हो गया था। यह भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था, तो आप लगाओगे पार्वती देवी। अगर पूछे पिताजी का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या है, तो ये एक प्रकार के व्यापारी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 9 नंबर सवाल है, सूबेदारनी जो है ये किस कहानी की पात्र है। सूबेदारनी जो है ये उसने कहा था कहानी की पात्र है बच्चा पार्टी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो आप लगाओगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 10 नंबर सवाल, देखो कुरमाई का अर्थ क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुरमाई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मंगनी होता है बच्चों, क्या होता है, मंगनी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विवाह मत लगाना, ये सब गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने 11 नंबर सवाल है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, तो आपको याद होगा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 12 नंबर सवाल है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। बताओ आप लोग, लप्टन साहब जो थे वो सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। तो आपको पता होगा कि कितने लोगों को, तो 10 लोगों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 13 नंबर सवाल है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। बता दो अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे, तो मामा जी रहते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद
याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, और इसी प्रश्न को एक बार ऐसे पूछा गया था कि लहना अमृतसर ये मामा कहाँ के रहने वाले थे, ये जो थे लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, आप लगाओगे अमृतसर। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने 14 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस पद पर था, जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पर था, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कह रहा है, 15 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। आपको पता होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915, बुद्धू का कांटा 1911 और सुखमय जीवन भी 1911 में ही प्रकाशित हुआ था। यह भी आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी गए थे। बच्चा पार्टी अच्छे से रिवीजन करते चलो, लगाते चलो हमारे साथ आंसर को, सारे प्रश्नों का आंसर लगना चाहिए कि आप लोग आंसर को लगा रहे हो। चलिए 17 नंबर सवाल कह रहा है हमारे सामने है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का भाषण है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। बच्चों याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब 18 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने, फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि 200 ऑब्जेक्टिव है भाई, बहुत ही कम समय में करना है आप लोगों को। अगर रिवीजन करने का मन होगा तो कभी भी वीडियो चला के देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा हमारे सामने 19 नंबर सवाल, बता दो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है वो किसके हाथों में है, बताओ आप लोग। ये है नई पीढ़ी के हाथों में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 20 नंबर सवाल है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी, भाषण है। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, ये रहा हमारे सामने 21 नंबर सवाल का, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में किया था, इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल कह रहा है, 22 नंबर सवाल का, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था ना बच्चा पार्टी, वो हुआ था 1952 में। कब हुआ था बच्चों, 1952 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 23 नंबर सवाल का, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहा है 24 नंबर सवाल कर रहा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, और एक पुरस्कार दिया गया था पद्म भूषण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है, लगा लेंगे, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 25 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बता दो आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपको पता होगा वो छात्र सहोदर में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है बच्चों, क्या है बच्चों, निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 27 नंबर सवाल का रहा है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है बच्चा पार्टी, तो आप लगाओगे सर ये उर्वशी हो जाएगा। कौन सा होगा, उर्वशी होगा, क्योंकि शिशुपाल वध हुआ, नल दमयंती हुआ और रहस्य कथा, जो ये तीनों जो रचना है ना, ये किसकी रचना आपको पता है, तो ये रचना है बाल कृष्ण भट्ट की। ये किसकी रचना है बच्चा पार्टी, ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की, इसीलिए ये नहीं होगा, हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल का रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। अब बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो ये जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना बच्चा पार्टी, ये कैसे हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। अर्धनारीश्वर कल्पित किसका रूप है बच्चा पार्टी, आज के क्लास में उसी क्वेश्चन को लाया गया जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखा गया कि बार बार पूछे जा रहे बच्चा पार्टी, इसलिए इन सारे प्रश्नों को याद करना बहुत ही जरूरी है। बता दो अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वो किसका है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल कर, प्रेमचंद जी क्या थे। प्रेमचंद जी कथाकार थे, क्या थे बच्चा पार्टी, प्रेमचंद जी कथाकार थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 31 नंबर सवाल कर रहा है कि मालती के बच्चे का क्या नाम था। मालती और महेश्वर के बच्चे का जो नाम था वो
टीटी नाम था। क्या था बच्चों? टीटी नाम था। लेकिन अगर पूछे मालती के पति का क्या नाम था तो आप क्या लगाओगे? एक बार लगा दो। तो मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर नाम था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 2 नंबर सवाल का है, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः कहानीकार है। अज्ञेय जी कहानीकार है क्योंकि ये रोज जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ये क्या है? ये एक प्रकार का कहानी है। क्या है बच्चा पार्टी? कहानी है। मूलतः कहने का ये अर्थ है कि ये ज्यादातर कहानी ही लिखे, इसलिए कहानीकार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहा है कि 33 नंबर सवाल का, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति महेश्वर जी थे, वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन नामक बीमारी का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर सवाल का रहा है, अज्ञेय की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय की पहली कहानी जो थी वो कब प्रकाशित हुई थी? ये पूछा गया, आप लोगों से क्या लगाओगे? तो अज्ञेय की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 35 नंबर सवाल, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल कह रहा है क्या तार सप्तक का संपादक कौन है? यह भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया बच्चा पार्टी। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। और अगर पूछे तार सप्तक का संपादन वर्ष कब है तो आप लगाओगे सर 1943 हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 37 नंबर सवाल कर, भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की रचना है? तो आप लगाओगे संपूर्ण कांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। ओ हाँ, एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह की रचना है। ओ सदानेरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो ये सब नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 38 नंबर सवाल है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? बताओ आप लोग। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो वो लिखा है सुखदेव को। किसको? सुखदेव को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का। किसका? नौजवान भारत सभा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल कह रहा है भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। क्या था बच्चा पार्टी? सरदार किशन सिंह था। अगर माताजी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे? माताजी का नाम था विद्यावती देवी। विद्यावती देवी नहीं था, सिर्फ विद्यावती था, इसलिए विद्यावती याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 41 नंबर सवाल कह रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का संपादन करते थे। आपका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? निम्न में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति की रचना है। ओ सदानेरा, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगर पूछे ओ सदानेरा क्या है तो आप लगाओगे निबंध है। ओ सदानेरा क्या है? निबंध है। रोज कहानी है। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 43 नंबर सवाल का रहा, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? बताओ। तो मृत्यु दंड का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल कह रहा है 44 नंबर सवाल कह रहा है प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो कौन था? बताओ आप लोग। प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो एक प्रकार का अर्थशास्त्र का विद्वान था। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल करा जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? बताओ आप लोग। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः निबंधकार थे। क्या थे बच्चों? निबंधकार थे। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि ओ सदानीरा जो पढ़ते हो, ओ सदानीरा जो चैप्टर पढ़ते हो, ओ सदानीरा आप लोगों को पता होगा, पढ़ा हो, ओ सदानीरा जो चैप्टर ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा हमारे सामने, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? गंडक नदी की जो चर्चा है वो ओ सदानीरा चैप्टर में है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने 47 नंबर सवाल का रह गया, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो है जगह किसने दी थी? बताओ आप लोग। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिया था वो किसने? तो मठ के महंत ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल का रहा बच्चा पार्टी, देखो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। क्या होगा बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो 49 नंबर सवाल कह रहा है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? जगदीश चंद्र माथुर बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, इसीलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही स्पीड में हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रश्न को कर लेंगे, कम समय लगेगा, ज्यादा प्रश्न
प्रश्न हो जाएगा। आप बार बार देखो, रिवीजन करते रहो, आपका क्लियर होते चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल कर अभी से लेके एग्जाम तक में इतना करा देंगे कि बच्चा पार्टी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग टेंशन ना लो। देखो, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1917 में। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल का आ रहा है, ओस दानिरा के लेखक कौन है? ओस दानिरा जो चैप्टर है वो जगदीश चंद्र माथुर की रचना। देखो, ऐसा ही तो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं और कहीं बंगाल से बन के नहीं आता है। बस जितना बुक में पढ़ोगे उतना ही आएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 52 नंबर सवाल का है, जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर जो रचना है वो किसकी रचना है? बताओ आप लोग। तो ये मोहन राकेश की रचना है। जानवर और जानवर मोहन राकेश की रचना है। 52 का करेक्ट आंसर बी लगाओगे आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल कह रहा है, 53 नंबर सवाल कर रहा है, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह जो मांगता है वो पानी मांगता है। क्या मांगता है बच्चा पार्टी? पानी मांगता है। और बहुत ही जल्द जो हम लोग पूरे क्वेश्चन बैंक को ही करने वाले, इसलिए बच्चा पार्टी जुड़ जाओ। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चा पार्टी। हमने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लास को तो देखते हैं, क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ऐसे मजा नहीं आता बच्चा पार्टी, इसीलिए सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग। देखो, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह का नाम है आषाढ़ का एक दिन। क्या है बच्चा पार्टी? आषाढ़ का एक दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 55 नंबर सवाल का है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मोहन राकेश सिपाही की मां जो चैप्टर पढ़े हो, एक प्रकार का एकांकी है और यह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं बताना है। ये रहे हैं सारिका के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखिए, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का रहा, 57 नंबर सवाल, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन सा है? तो हम लोगों ने पढ़ा है रोज कहानी, यज्ञ जी की रचना है, सिपाही के मां ये मोहन राकेश की रचना है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, और शिक्षा जो ये जिद्दू कृष्णमूर्ति की रचना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर सवाल का है, जनयुग। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, यहां से दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, और दूसरा है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोनों थे नामवर सिंह। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। लगा लो और याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल का है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? तो प्रगीत और समाज जो पढ़ते हो वो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम क्या है? नामवर सिंह हो जाएगा। 60 नंबर सवाल कह रहा है, 60 नंबर सवाल का कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम है नामवर सिंह। लेकिन बच्चों एक बात और याद रखिएगा कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। लेकिन कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 61 नंबर सवाल कह रहा है, 61 नंबर सवाल कह रहा है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? लो 1971 में, अभी तो हमने बताया। करेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, 72 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना बता दो। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना? तो ये भूलने वाली बात नहीं है, जूठन है जो कि एक प्रकार का क्या है? तो आत्मकथा है। क्या है बच्चा पार्टी? तो आपको याद रखना ये एक प्रकार का आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 63 नंबर सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उसी के पिताजी। कौन? उसी के पिताजी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह जो पोता था वो था सुखदेव सिंह त्यागी का पोता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर सवाल का रहा है, देखो 65 नंबर सवाल का रहा है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक के पिताजी गए थे स्कूल, तो देखे कि उसका बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, तो बोलते हैं कि कौन है मास्टर जो हमारे बेटे से झाड़ू लगवावे है? तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पिताजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 66 नंबर सवाल का रहा है, देखो क्या कह रहा है, जूठन क्या है? तो बच्चा पार्टी अभी से लेकर 65 से पहले कितना बार हमने बता चुका है कि जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा है? तो आप लगाओगे सर ये दलित आत्मकथा है, इसमें दलित का वर्णन किया गया। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए, 67 नंबर सवाल का रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। बच्चों कब हुआ था? 30 जून 1950 को। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 68 नंबर सवाल का, सुरक्षा कहां हो सकती है? बताओ जी। घर के भीतर कभी नहीं हो सकती है, अंधेरे में भी नहीं हो सकती है, और पलायन यानी कि भागने में भी नहीं हो सकती है। तो होगी कैसे? मुसीबतों का सामना करने में, चुनौतियों को झेलने में। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 69 नंबर सवाल का रहा है, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जो जन्म हुआ था वो बता दो कब हुआ था? तो आपको पता होगा
होगा 1935 में हुआ था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके, अगर आपसे पूछे मलयज का मूल नाम क्या है तो भरत जी श्रीवास्तव, ये भी आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल का मलयज का मूल नाम क्या था। लो जी, हमने बोला और वही प्रश्न पूछ दिया गया, मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 71 नंबर सवाल कर रहा है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वो द्वंद्वात्मक होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी, द्वंद्वात्मक होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर सवाल कर रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे मिला था। 1995 में परिवेश सम्मान मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, तो जूठन जो चैप्टर पढ़ते हो एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, याद रखोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का रहा कि मलयज के पिताजी का क्या नाम था। मलयज के पिताजी का नाम पूछा गया, त्रिलोकीनाथ वर्मा था। मलयज के पिता का क्या नाम था बच्चा पार्टी, त्रिलोकीनाथ वर्मा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल का रहा है, देखो हमारे सामने 74 नंबर सवाल है। अभी तक बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो, बहुत ही गलत बात है। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट से। देखो 74 नंबर क्वेश्चन पे आ गए और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया आप लोग। देखो मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो मलयज जी छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 75 नंबर सवाल कह रहा है कि लेखक को किसने एक 100 के 3 नोट दिए थे, तो वही डॉक्टर पंत ने दिए थे बच्चा पार्टी। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि उदय प्रकाश के चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। देखो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को। आपका सही आंसर कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर सवाल का तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तिरीच जो पाठ है, बताओ तिरीच जो कहानी है उसमें लेखक के पिताजी कितने साल के हैं, तो 55 साल के हैं। 55 साल कहां दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 78 नंबर सवाल करें, तिरीच क्या होता है। ये एक प्रकार का विष खापर जिसको हम लोग जहरीला लिजार्ड बोलते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 79 नंबर सवाल का रहा है, हिंदी साहित्य की शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है। शिक्षा जो पाठ है वो क्या है बताओ, तो शिक्षा एक प्रकार का संभाषण है जिसको आप शिक्षा शास्त्र भी बोलते हो। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला देखो अगला प्रश्न 80 नंबर सवाल का है, जय कृष्ण मूर्ति के पिताजी का क्या नाम था। जय कृष्ण मूर्ति के पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू। क्या था बच्चा पार्टी, नारायणा जिद्दू। लेकिन आपसे हम एक प्रश्न पूछने हैं कि बता दो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, लगा दो कमेंट सेक्शन में फटाफट से। ओके चलिए 81 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी, ये रहा 81 नंबर सवाल का है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अभी तो हमने पूछा और वही पूछ दिया गया है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 82 नंबर सवाल कर रहा है, लिडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। लिडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति विश्व शिक्षक थे। क्या थे बच्चों, विश्व शिक्षक थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 83 नंबर सवाल का है, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें कौन सी रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्ण मूर्ति की रचना है, तो वो हमारा हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, 84 नंबर सवाल का, मेधा कहां नहीं हो सकती है। अब बताओ जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती है, वहां पर आप मेधावी नहीं हो सकते हैं। यही इसमें बताया गया, जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 85 नंबर सवाल का आ रहा है, बचपन में किस वातावरण में रहना अति आवश्यक है। बताओ आप लोग बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक होता है, तो स्वतंत्र में, यानी कि स्वतंत्र वातावरण में जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल का है, देखो क का उच्चारण स्थान क्या होता है। क का यानी कि क ख ग घ अंग आए कंठ लगा के चले आना। आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल को देखिए, 87 नंबर सवाल का भ का उच्चारण स्थान क्या होता है। प फ ब भ आए तो आप लगाओगे सर ये ओष्ठ से उच्चारण होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88 नंबर सवाल कर बच्चा पार्टी, क्लास समझ आ रहा है फटाफट से लाइक करते चलना आप लोग। देखो किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम बोलते हैं। किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, तत्सम बोलते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 89 नंबर सवाल कर रहा है, मंडली शब्द कौन संज्ञा है। मंडली जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, तो बताओ मंडली एक आदमी से थोड़े ना होता, मतलब समूहवाचक हो जाएगा, समूहवाचक। अब बताओ ऐसे अगर सभा आए, दल आए, सेना आए,
ये सब क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में ले लो गाय ले लो, भैंस ले लो, बकरी ले लो। ये गुणवाचक हम लोग नहीं पढ़ते हैं। द्रव्यवाचक, हाँ, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने 90 नंबर सवाल का आ रहा है, भारत शब्द का विशेषण क्या होता है? भारत का विशेषण भारतीय, और यहाँ पूछा कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे भारत का विशेषण पूछे, भारत का विशेषण पूछे तो आप क्या लगाओगे, भारतीय लगा देना बच्चा पार्टी, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 91 नंबर सवाल का रहा, मानवता। मानवता कौन संज्ञा? मानवता बताओ। मानव को देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो है उसको हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम भाववाचक कहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 92 नंबर सवाल को देखिए। 92 नंबर सवाल का अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बता दो क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कितना हुआ? 5 हुआ। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल का गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग रूप हमारा क्या होता है? गायिका होता है। गायिका होता है, देख लो ना कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 94 नंबर सवाल का पाठक शब्द का, पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यहाँ पाठक क्या है? पाठक जो शब्द है ये पुल्लिंग है, लेकिन अगर पाठिका आ जाए, पाठिका आए तो ये स्त्रीलिंग है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है हमारे सामने। अगला प्रश्न 95 नंबर सवाल का सोहन पढ़ता है। पढ़ता है मतलब पढ़ता है, इसलिए वर्तमान काल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 96 नंबर सवाल का आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इस वाक्य में कौन जो है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपसे हम पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये कौन जो है ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमारा प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल को देखिए। 97 नंबर सवाल का पर्वत का विशेषण क्या होता है? पर्वत का विशेषण पर्वतीय होता है। पर्वत का विशेषण पर्वतीय, राइट आंसर सी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल का है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण, प्रथम का विशेषण पूछा गया है तो हम प्राथमिक को लगाएंगे। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 99 नंबर सवाल का है, देखो आपके सामने है, अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग? अब और गुण, अब जो है एक प्रकार का उपसर्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर सवाल है, देखो 100 नंबर सवाल आपके सामने है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति और कौन सा होगा? प्रति प्लस में क्या होगा? निधि हो जाएगा। प्रति प्लस निधि हो जाएगा, यानी प्रति क्या होगा? ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी 200 का आधा हो चुका है अब जो है, और 100 ऑब्जेक्टिव बचा है जो कि हम लोग फटाफट से कर लेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर देना, और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, एक बार जल्दी जल्दी से कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर सवाल का है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो रचना है वो किस कवि की रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न का है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म स्थान है वो हो जाएगा हमारा जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ है बच्चा पार्टी? ये है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 103 नंबर सवाल का, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? कौन सी कविता है जो मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, करबक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ऊषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना और हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर सवाल का, जायसी जी क्या थे? जायसी जी फकीर थे। इसका जो है जीवन साधुओं फकीरों के साथ में भटकते हुए बीता है, इसीलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 105 नंबर सवाल का, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो लिखा गया पद्मावत, ये अवधि में लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 106 नंबर सवाल का है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? बताओ आप लोग, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? बता दो आप लोग फटाफट से। तो सभी बच्चे को याद रखना है, ये जो जोड़ा है ये जोड़ा रक्त रूप लेई द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का, निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? नहीं है पूछा गया है। पद्मावत है, क्राफट है, चित्ररेखा है, लेकिन ये भक्तमाल तो नाभादास की रचना है। ये किसकी रचना बच्चा पार्टी? ये नाभादास की रचना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 108 नंबर सवाल को देखिए। 108 नंबर सवाल का, सूरदास का जन्म स्थान कहां हुआ था? सूरदास का जन्म स्थान पूछा गया, कहां है बता दो आप लोग। आप बताओगे सर सीही है। कहां है बच्चों? सीही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि दिल्ली के निकट है। 108 नंबर का जो करेक्ट आंसर आप लगाओगे वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर सवाल को देखिए। 109 नंबर सवाल का, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा
जाता है सूरदास को, और हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कहा जाता है तुलसीदास को, ये भी आप लोग याद रख लो। 110 नंबर सवाल देखिए, 110 नंबर सवाल का सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, बताओ आप लोग, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो ये सूरदास की अभिरुचि थी, सबको पता है, इसीलिए आप लगा लो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 111 नंबर सवाल देखिए, 111 नंबर सवाल कर रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि का नाम है सूरदास, और राम भक्ति शाखा के कवि का नाम है तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं 112 नंबर सवाल की ओर, बड़े बच्चा पार्टी। 112 नंबर सवाल कर रहा है, तुलसीदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तुलसीदास जी किस भाषा के? तो ब्रज भाषा के कवि हैं, तुलसीदास ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर सवाल कर रहा है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि का नाम जो है वो है सूरदास। क्या है बच्चों? सूरदास है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलो आंसर सभी बच्चे, लगाते चलो, सभी प्रश्नों को याद करते चलो, फटाफट चलो कर लेते हैं, बहुत ही कम समय लगेगा बच्चा पार्टी। चलिए 114 नंबर सवाल देखिए, आप लोग रिवीजन करते चलो। 114 नंबर सवाल कर, कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में, बताओ कौन सा होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 115 नंबर सवाल कर है, देखो 115 नंबर सवाल है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो कृष्ण को। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है बच्चा पार्टी? कृष्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर सवाल कह रहा है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? कौन से कवि हैं जिसका मूल नाम राम बोला था? तो आप लगाओगे तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, और मलियज का जो मूल नाम था वो था भरत जी श्रीवास्तव, ये तो हमने पहले ही बता चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर सवाल का, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कौन माना जाता है? तो तुलसीदास, जो कि अभी हमने बताया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलो 118 नंबर सवाल देखिए, क्या करा, तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ है? तुलसीदास का स्थायी निवास जो है काशी में है। कहाँ है बच्चों? काशी में है, ऑप्शन बी लगाओ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर सवाल का, बरवय रामायण किन की रचना है? बरवय रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास की रचना है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 120 नंबर सवाल देखिए, 120 नंबर सवाल का, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? बताओ आप लोग, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक विद्या अध्ययन किए थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा पार्टी, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का जो नाम था ना, एक था शिक्षा गुरु शेष सनातन, दीक्षा गुरु नरहरि दास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 122 नंबर सवाल कह रहा है कि कवितावली की रचनाकार कौन है? अभी तो हमने बताया, कवितावली आए, गीतावली आए, रामचरितमानस आए, या फिर बरवे रामायण आए, विनय पत्रिका, ये सारे के सारे तुलसीदास की रचना। आगे बढ़ते हैं, 123 नंबर सवाल कह रहा है, छप्पय क्या है? छप्पय जो है 6 पंक्तियों का छंद होता है, इसीलिए सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगर छप्पय पूछे किसकी रचना है, तो आप लगाओगे सर ये नाभादास की रचना है। ये किसकी रचना है? नाभादास की रचना, बच्चा पार्टी, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए 124 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। अगर पूछे नाभादास के गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी अग्रदास, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर सवाल कर रहा है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जो है सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की कविताओं को सुनकर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्योंकि नाभादास की कविता जो है छप्पय, इसमें दो कवियों का ये वर्णन किया गया, एक है सूरदास और दूसरा है कबीरदास, दोनों का इसमें लीला गान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर सवाल का रहा है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में? लो अभी तो हमने बताया, उसकी कविता में दो ही तो कवि है, और एक है कबीरदास और दूसरा है सूरदास, करेक्ट आंसर आप बी लगा लो। चलिए 127 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 127 नंबर सवाल का, रत्नाकर त्रिपाठी के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी किसके पिता थे? बताओ आप लोग, किस कवि के पिता थे? बताओ। तो ये भूषण के पिता थे, रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता थे। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 128 नंबर सवाल का है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण की कविता का नाम है कवित, जो कि भूषण जी की रचना है। क्योंकि छप्पय ये हार जी जो है ये अशोक वाजपेयी की रचना है, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, और छप्पय नाभादास की रचना है। ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 129 नंबर सवाल का है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसमें जो है कवित्व में भूषण जी ये महाराज छत्रसाल की और शिवाजी की वीरता का इन्होंने बखान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहा है, 130 नंबर सवाल का, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण जी की है पूछा गया है। भूषण की कौन सी रचना? तो शिवराज भूषण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 131 नंबर सवाल कह रहा है, सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कहता है कौन है? तो कबीर है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 132 नंबर
नंबर सवाल कर रहा है शिवराज भूषण के कितने अलंकारों में शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है बताओ आप लोग। तो 105 अलंकारों का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 133 नंबर सवाल कर रहा है शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है। शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए ये शिवा बावनी में किस और ये किसने किया है तो भूषण जी ने किया है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 133 का जो करेक्ट आंसर आप लोग लगाओगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल, ये भी याद रखिएगा, छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। अगला प्रश्न 134 नंबर सवाल का है निम्नलिखित में कौन कवि है जो छायावादी है तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि माने जाते हैं। चलिए 135 नंबर सवाल देखिए क्या करा, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। कामायनी महाकाव्य में कामायनी क्या है तो श्रद्धा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 136 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 136 नंबर सवाल कह रहा है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निधन बता दो आप लोग फटाफट से। 136 नंबर सवाल है जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था आपको पता होना चाहिए 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा 15 नवंबर 1937 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 137 नंबर सवाल है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 138 नंबर सवाल का रहा है आंसू किसकी रचना है। आंसू जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी को लगाओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर लगाते चलना बच्चा पार्टी, कोई भी हाल हो आंसर लगाते चलना, तभी क्लास में ये सारा प्रश्न आपको याद हो पाएगा। इसलिए जितना कम समय लगे आंसर को लगाते चलना और क्वेश्चन पर ध्यान रखना, उतना चैट पर ध्यान मत दो, क्वेश्चन पर ध्यान रखो तो आपको जल्दी जल्दी याद होते चलेगा। अगला प्रश्न को देखिए 139 नंबर सवाल का है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद की कविता है तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान उषा शमशेर बहादुर सिंह और हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है। आगे बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, यानी कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गए थे बताओ आप लोग। जब जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। 140 नंबर सवाल का जवाब बता दो, वो थे 12 वर्ष के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 141 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, 141 नंबर सवाल कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था तो कार दुर्घटना में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में, नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 142 नंबर सवाल है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है तो उनका पुत्र है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना है उसका पुत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 143 नंबर सवाल कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था आप लगाओगे सर कहां हुआ था तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 144 नंबर सवाल कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था और 15 फरवरी लिख लो 15 फरवरी 1948 को क्या हुआ था इसका निधन हो गया था। ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं 145 नंबर सवाल कर सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती है बताओ। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती है तो पुत्र के वियोग के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका पुत्र है, उसके पुत्र का असमय ही निधन हो जाता। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 146 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता है। ये प्रश्न एक बार ऐसे पूछा गया कि किसका जादू टूटता है तो उषा का जादू टूटता है, देखो यहीं पर है। और अगर एक बार ऐसे पूछा गया था कि उषा का जादू कब टूटता है तो सूर्योदय होने पर। और किससे लिया गया था तो ये लिया गया उषा चैप्टर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नाम से ही मिलता जुलता है। अगर पूछे उषा जो है कविता इसके कवि का नाम क्या है तो आप लगाओगे सर इसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। कवि का नाम क्या है बच्चा पार्टी शमशेर बहादुर सिंह, इसलिए ये सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 147 नंबर सवाल का इतने पास अपने किस कवि के द्वारा लिखा गया है। इतने पास अपने जो रचना है ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है आपको पता है क्या तो ये लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 148 नंबर सवाल का शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है तो उषा हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अधिनायक रघुवीर सहाय, हारजीत अशोक वाजपेयी और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 149 नंबर सवाल का शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है तो हिंदी
हिंदी साहित्य का जो है कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि माना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 150 नंबर सवाल का है, उषा का जादू कब टूटता है? लो वही प्रश्न आ गया, तो सूर्योदय होने पर टूटता है। करेक्ट आंसर सी ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 151 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, मात्र 50 बचा है। अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट से करते चलना। देखो, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 1978 में। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी बच्चा पार्टी? 1978 में। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा। ऑप्शन बी लगा लो। आगे बढ़ते हैं 153 नंबर सवाल का है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, लगा लो आप लोग। चलिए 154 नंबर सवाल कह रहा है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? हाँ, इसका राइट आंसर आप लोग खुद लगाओगे। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, जन जन का चेहरा एक जो कविता उसके कवि का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 155 नंबर सवाल का आ रहा है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता है? तो जन जन की चेहरा एक से लिया गया है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वो आपको पता होना चाहिए कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है बच्चा पार्टी, लगा दो 156 नंबर सवाल का जवाब। तो आपको पता होगा ये श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 157 नंबर सवाल का, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो जनता से। कहाँ से बच्चा पार्टी? जनता से। 158 नंबर सवाल का है, देखो मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? माधवराज मुक्तिबोध। अगला प्रश्न 159 नंबर सवाल का है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? नया खून का। एक बात, एक प्रश्न आपसे रहा कि ये नया खून का संपादन कब किया गया था? 1956 में। नया खून का संपादन कब था बच्चों? 1956 में, लगा लो आप लोग। चलिए देखो, उसी एनर्जी में अभी तक हाँ हम बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों का एनर्जी थोड़ा डाउन लग रहा है, इसलिए आंसर नहीं लगा रहे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 60 नंबर सवाल का है, कौमुदी महोत्सव नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? तो रघुवीर सहाय ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 161 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, रघुवीर सहाय के पिताजी क्या थे? रघुवीर सहाय के पिताजी जो थे वो शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 162 नंबर सवाल कर रहा है, लोग भूल गए हैं किनकी रचना है? लोग भूल गए हैं, ये रचना किनकी रचना है? तो आप लगाओगे सर ये रघुवीर सहाय की ही रचना है, ऑप्शन डी को लगा लो। 163 नंबर सवाल कर रहा है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। हमने बताया है बच्चा पार्टी कि आपके काव्य खंड में शुरू के 4 कवि, एग्जाम्पल के लिए मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल में आते हैं। भूषण जी रीति काल के हैं। और नीचे जितने भी कवि बच गए, जैसे हो गया जयशंकर प्रसाद हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया, उसके बाद रघुवीर सहाय हो गया, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, ये सारे के सारे क्या हैं? आधुनिक काल के कवि है, इसलिए याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कर रहा है, देखो 164 नंबर सवाल का रहा है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना ये क्या है बताओ आप लोग। 164 नंबर सवाल का जवाब, तो आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना ये एक प्रकार की कविता है जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 165 नंबर सवाल का है, देखो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लगा लो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 166 नंबर सवाल का है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान पूछा तो आप लगाओगे सर रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसलिए 166 का जो है ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चा पार्टी 167 नंबर सवाल का है, देखो विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो आपको पता होगा प्यारे ने बेटे को, कविता विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 168 नंबर सवाल का आ रहा है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है ये किस भाषा में हुआ? तो इतावली भाषा में। किस भाषा में बच्चों? इतावली भाषा में। 169 नंबर सवाल देखिए, 169 नंबर सवाल कर रहा है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है बताओ आप लोग फटाफट से। 169 नंबर सवाल का जवाब तो समझाती है, समझाती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 170 नंबर सवाल कर रहा है, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज उपन्यास है। नौकर की कमीज क्या है बच्चा पार्टी? यह एक प्रकार का उपन्यास है। 170 नंबर का सवाल जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 171 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो गद्य कविता है? तो यह है हार जीत। हार जीत एक प्रकार का गद्य कविता है जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 172 नंबर सवाल कर रहा है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि है बच्चा पार्टी, कितना बार बता चुका है? करेक्ट आंसर आप डी लगा
लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 173 नंबर सवाल का हारजीत कविता के रचयिता कौन है? हारजीत कविता के रचयिता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए को लगाओ। बच्चा पार्टी हमने पहले ही इतना सारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर चुका है क्लास में ही कि ये सब आपको आसान लगने लगा होगा। चलिए 174 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बताओ अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 175 नंबर सवाल कर अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था बच्चों? परमानंद वाजपेयी था। 176 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति जो थे वो किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कारा अधीक्षक के पद पर थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 177 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर। क्या होगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 178 नंबर सवाल देखिए, 178 नंबर सवाल का रहा है, ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? बताओ। तो ज्ञानेंद्रपति ने लिखी है गांव का घर। गांव का घर कविता जो है ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 179 नंबर सवाल का रहा है, ज्ञानेंद्रपति किस काल के रचनाकार है? ज्ञानेंद्रपति किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का रहा है 180 नंबर सवाल का रहा है, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो रचना है वो क्या है? बताओ आप लोग। 180 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से लगा दो, वो हमारा हो जाएगा कविता संग्रह, और ये ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है। 181 नंबर सवाल का गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो गांव का घर संस्यात्मा से लिया गया है। अगर आपको पूछे गांव ज्ञानेंद्रपति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो संस्यात्मा रचना के लिए। कब दिया गया था? 2006 ईस्वी में 2 पुरस्कार दिया गया था। एक है हमारा, एक है पहल सम्मान। क्या है बच्चा पार्टी? एक पहल सम्मान दिया गया था और दूसरा दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। दोनों 2006 में ही, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 182 नंबर सवाल का ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान बता दो आप लोग। ट का तो बता दो, लिटिल टूटांग मूर्धा होते हैं, यानी कि ट वर्ण जितने भी होते हैं वो मूर्धा से बोले जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 183 नंबर सवाल का अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? बच्चा पार्टी लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगा दो। 183 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आना चाहिए। तो आप लगाओगे सर कंठ हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? कंठ हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का रहा, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा? सभा बताओ, सभा हमारा समूहवाचक होगा कि नहीं? समूहवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 185 नंबर सवाल का है, देखो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा? कवि जो है ये कवि किसी विशेष के लिए नहीं कहा गया, इसलिए हम जातिवाचक को लगाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 186 नंबर सवाल का आयु शब्द क्या है? आयु जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? 186 नंबर सवाल का जवाब बता दो। आप लगाओगे सर ये स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 187 नंबर सवाल देखिए, चमक शब्द क्या है? चमक स्त्रीलिंग होता है। चमक शब्द क्या होता है बच्चों? स्त्रीलिंग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का रहा है, देखिए 188 नंबर सवाल का रहा है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं बताओ आप लोग। एक हमारा होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन। चलिए संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारा 2 ही होता है। चलिए 189 नंबर सवाल देखिए, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। जैसे भारत का भारतीय होता है, जाति का जातीय होता है, उसी प्रकार पुराण का पौराणिक हो जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ये लगाओ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 190 नंबर सवाल का, समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक। समाज का विशेषण सामाजिक हो जाएगा। अगला प्रश्न का रहा है देखो 191 नंबर सवाल का, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या? परलोक, पर और लोक बराबर परलोक, यानी कि हमारा उपसर्ग ए हो जाएगा, यानी कि पर हो जाएगा। 192 नंबर सवाल देखिए, सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? सौ जोड़ परिवार बराबर सौ परिवार होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवार एक शब्द है और सौ जो है एक उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 193 नंबर सवाल का, लघुत्व का प्रत्यय क्या होगा? लघुत्व, लघु जोड़ तव, यानी कि ये हमारा तव जो हो जाएगा ये प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय हमारा क्या होता है? ये लास्ट में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 194 नंबर सवाल का, ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मम जोर एरा बराबर ममेरा। सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 195 नंबर सवाल का, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हित जोर ऐसी, हित जोर ऐसी बराबर हितैषी, यानी कि सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये सब नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 196 नंबर सवाल है, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? बताओ आप लोग, वीणा पानी कौन समास है? 196 नंबर सवाल का जवाब आपके सामने है, बताओ। वीणा पानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
माता सरस्वती का बात हुआ, ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 197 नंबर सवाल का, अधिकतम का विलोम क्या होता है? अधिकतम का विलोम हमारा न्यूनतम होता है, अधिकतम का विलोम न्यूनतम हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 198 नंबर सवाल का, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम आप लगा सकते हो स्तुति या प्रशंसा, क्या लगाओगे? 198 का बता दो बच्चा पार्टी, तो आप लगाओगे सर स्तुति भी होता है और प्रशंसा, ये दोनों सेम लग रहा है बच्चा पार्टी, इसलिए स्तुति लगाओ या फिर प्रशंसा लगाओ, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए को लगा लो। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है कि निंदा का विलोम स्तुति हो सकता है या फिर प्रशंसा भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 199 नंबर सवाल का रहा है, 199 नंबर सवाल का रहा है, जिसके 4 पद है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 4 पद के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चा पार्टी? तो वो चतुष्पद होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड 200 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो 200 नंबर सवाल का, दिन दूना रात चौगुना, दिन दूना रात चौगुना जो है ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो खूब उन्नति होता है, उन्नति होता है, उन्नति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लगा लो बच्चा पार्टी। ओके चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने पूरे 200 ऑब्जेक्टिव किया जो आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चा पार्टी यकीन मानो यहां से हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, और डेली क्लास का टाइम बच्चा पार्टी पूछते रहते हैं। तो हमारा डेली क्लास का एक हमारा 7 बजे होता है, एक हमारा कौन सा शाम के 7 बजे होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा 8 बजे शाम को होता है, इसलिए दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन करा करो बच्चा पार्टी। ओके जी, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, हम आपके रिप्लाई देने के लिए तत्पर रहते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना विद्या आनंद, वहां पे भी ज्वाइन हो जाना। ओके चलिए क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।